हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। इस दिक्कत भरे इस दौर में अपने आप को ज़िंदा रखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ज़िंदा रहने के साथ साथ सेहतमंद रहना एक बहुत बड़े नसीब वाले होने की बात है। इस समय हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर है। मेरा क्या, शायद आप लोगों ने भी इससे ज़्यादा मुश्किल दौर देखा होगा। अपने आसपास के लोगों को मरता हुआ देखकर, तड़पता हुआ देखकर, चाह कर भी मदद ना कर पाना। एक आध मामलों में आप शायद किसी की मदद कर पाएँ तो कर पाएँ, ज़्यादातर मामलों में आप किसी की मदद भी नहीं कर पाते हैं। एक ऐसी सूरत हाल जिसमें इंसान इस बिना पे मर जाता है कि काश उसको ऑक्सीजन मिल गई होती, काश उसको हवा मिल गई होती तो आज वो हमारे बीच होता। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा सिस्टम उसको मुहैया कराने में भी नाकामयाब नज़र आ रहा है। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ। एक डॉक्टर के नाते, एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं जो कुछ भी कर सकूँ वो करूँ। तो लिहाजा बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अपने सेगमेंट से एक वीडियो बनाऊँ, मगर मन ही नहीं कहा कि बनाऊँ, क्योंकि ऐसे हालात, ऐसा दौर, मीडिया के थ्रू ख़बर मिलती रहती है, व्हाट्सएप के थ्रू ख़बर मिलती रहती है कि ऐसा हो रहा है, इतने केसेस हो रहे हैं। तो अंदर से दिल पसीज उठता था कि क्यों ना अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है क्यों ना मैं उस पर बातें करूं। अगर मेरा ये वीडियो बनाने से आपकी कुछ भ्रांतियाँ, कुछ इल्म में इजाफ़ा हो जाता है तो मेरा ये वीडियो बनाना मैं कामयाब समझूँगा। लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लगने लगा कि लोगों के बीच जो गलतफहमियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो कन्फ्यूज़न है, उसको दूर किया जाए। मैं भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सुबह शाम मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं, वीडियोस आते हैं, तरह तरह के। समझ में, देखने में तो लगता है ये सच बात है, तो इस पे कुछ बातें कर लेता हूँ। अभी कुछ दिनों से एक वीडियो बार बार नज़र आ रही थी, कभी किसी इलाके की, कभी उसी इलाके की, कि कुछ लोगों ने देखा कि एक टावर को कुछ लोगों ने घेर के खड़े हो गए और ये बोलने लग गए कि इसको यहाँ से हटाया जाए। तो पूछने में पता चला कि वहाँ के लोगों को ये परम ज्ञान हासिल हुआ है कि ये जो कोरोना से मौतें हो रही हैं, तो एक्चुअल ये कोरोना से मौतें नहीं, ये 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से हो रही हैं। तो इस तरीके की गलत अफवाहें फैलाने से रोकें, लोगों को समझाएं। मैं जो भी बातें करूंगा WHO की वेबसाइट से स्टडी किए हुए मटेरियल्स को आपके सामने एविडेंस के फॉर्म में रखूंगा। तो शुरू करता हूँ अपनी इस बातों को र्यूमर से। कुछ र्यूमर्स को हम आपके सामने रखते हैं, उस र्यूमर को र्यूमर ही समझिएगा, उसमें किसी तरीके की कोई भी सच्चाई नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने खबर सुनी कि नाक में नींबू डाल लेने से कोरोना नहीं होता। फिर उसके 2 ही 3 दिन के बाद एक वीडियो आती है कि कुछ लोग नाक में नींबू डाल लेने से उनकी मौतें हो गई। तो इस तरीके की गलत बातें, गलत खबरें ना तो फैलाएं, ना तो उस पर अमल करें। अगर किसी को कोई ये खबर मिलती है कि ये ऐसा होता है, इससे कोरोना से बचा जा सकता है, तो अपने आसपास के जो भी आपके मिलने वाले हो, डॉक्टर की एडवाइस लें। कोविड की वेबसाइट है, उससे उसका हवाला हासिल करें, सही जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। आप लोग ने देखा होगा किस तरीके से अफवाहों का बाज़ार गर्म होता है। उसका एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक समझदार आदमी है, इनके पास एक मैसेज आया। इन्होंने अपने समझदारी का परिचय देते हुए इस मैसेज को 3 लोगों तक भेज दिया। वो मैसेज ये था कि नाक में नींबू डालने वाला। अब ये 3 लोगों को जब ये गया, जाने के बाद अब आप देखेंगे कि जो सबसे ऊपर वाले साहब है, उन्होंने इस वीडियो को देखा नहीं, बिना देखे उसको डिलीट कर दिया। ये दूसरे साहब जो हैं, इन्होंने उसको देखा, अपने समझदारी का परिचय देते हुए लगा कि हाँ ये समझदार आदमी है, इन्होंने उस वीडियो को वहीं रोक दिया। उनको लगा कि इस बात में सच्चाई नहीं है। तीसरा, ये साहब जो है, इनका साइंस से कोई भी लेना देना नहीं है। इन्होंने क्या किया, इसको देखा, उसको सच मानते हुए आगे 3 लोगों को और बढ़ा दिया। अब इन्होंने 3 लोगों को और ऐसे बढ़ाते चले गए। ये
वायरस से ज़्यादा रेप्लिकेट करता चला गया, जो कि हमारे सोसाइटी में कोरोना से मौत होने का आंकड़ा तो है ही, मगर तमाम अफवाहों से भी होने का आंकड़ा है। अभी खबर मैंने न्यूज़ पे सुनी कि 2 बुज़ुर्ग दंपत्ति जो कि 7वें मंजिले से कूद के उन्होंने जान दे दी, वो इस बिना पे उनको कोरोना हो गया, उन्होंने सुसाइड नोट में छोड़ के चले गए ये बात लिखकर कि कोरोना बहुत ख़तरनाक बीमारी है और इस बीमारी से जूझ के तड़प के मरने से अच्छा है कि हम 7वें मंजिले से कूद के जान दे दें। तो बड़ी ये दुख भरी खबर है, सुन के बड़ा एक अजीब सा लगा कि काश उनको कोई समझा सकता, कि रिकवरी रेट हमारा दिखा सकता कि देखिए इतने लोगों को हो रहा है, 95-97% हमारा रिकवरी रेट है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, मगर ये शायद उनको नहीं पता चल पाया। अभी एक हालिया में एक 25-26 साल की लड़की थी, उसने भी इसी चीज़ को ही अंजाम दिया कि वो छत से कूद गई, उसे कोरोना, जैसे ही उसको पता चला कि कोरोना पॉजिटिव मैं हो चुकी हूँ, उसने अपना सुसाइड कर लिया। तो बड़े अफसोस की बात होती है कि आज के इस दौर में इस तरीके की चीज़ों को अंजाम देना, मगर ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको उस चीज़ के लिए बताएं कि ठीक भी हो रहे हैं, कुछ अच्छी खबरों को भी बताने की कोशिश करें। तो अपनी इस बात की शुरुआत में 2 वर्डों से शुरू करता हूँ। पहला वर्ड है पैंडेमिक, दूसरा वर्ड है इन्फोडेमिक। पैंडेमिक अमूमन लोग जानते होंगे, और इन्फोडेमिक की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इन्फोडेमिक एक ऐसा वर्ड है कि ये पैंडेमिक कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है। पैंडेमिक वो इन्फोडेमिक मतलब गलत अफवाहों का बाज़ार। तो इस पे सबसे पहले हमें काबू पाना ज़रूरी होगा। जैसे ही कोरोना वायरस आया तो मैंने देखा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तमाम गुरुओं ने अपने ज्ञान का भंडार खोला और जिसको जैसे लगा वो बताता चला गया। किसी ने, जिसको वो वीडियो मिलती है, जिसको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो शायद ये तय ही नहीं करता है कि ये जो वीडियो आ रही है इसके सोर्सेस क्या हैं, जो ये बता रहा है ये वाकई ख़ुद क्या है, इसका कोई मेडिकल से ताल्लुक़ है कि नहीं है। तो हम ये सब जानने की कोशिश भी नहीं करते, उसकी ऑथेंटिसिटी भी नहीं चेक करते हैं। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको जानें और पहचानें। बहुत सारे लोगों में आपने सुना होगा कि कोरोना को लेकर एक बहुत मतलब उनकी नेग्लिजेंसी बहुत है। आप देखेंगे कि बहुत लोगों से मैंने बातें करते सुना, अपने कानों से खुद सुना कि कहा कि उन्होंने ये कोरोना कुछ है वह नहीं, अगर होता तो दिखता। अब उनको ये कैसे बताया जाए कि कोरोना वायरस है, पैथोजन है, ये डायरेक्ट आंखों से नहीं देखा जा सकता और इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो लिहाजा उनको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है। ये हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम उनको ये सब बातों को समझाएं। अक्सर लोगों को ये भी सुना कि कोरोना तो है नहीं, अगर होगा तो हमको नहीं होने वाला। ऐसी बातें वो इस तरीके से करते हैं, बताते हैं कि अरे हम तो भाई गर्दे गुबार में रहते हैं और गंदगी में रहते हैं कि कोरोना मेरा कुछ करवर नहीं पाएगा। तो मैंने ही कुछ दिनों बाद उनको देखा कि उनका खबर पता चली आसपास के ही लोगों में से कि उनको कोरोना हो गया है, और जब वो लौट कर आए हैं, बच गए, खैर खुदा का शुक्र है कि वो बच गए, कि उन्होंने खुद बताया कि भैया कोरोना बहुत ख़तरनाक बीमारी, उसमें सांस बिल्कुल लेना मुहाल हो जाता है, सांसें चोक होने लगती है, बस किसी तरीके से भाई उन्होंने कहा कि मेरे दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना मिले। तो ये सब बातें उनके मुंह से सुनी, अच्छा लगा, मगर जब वो पॉजिटिव हो गए उसके बाद आए तो एक वक्त गुजर चुका था जब उन्हें समझना चाहिए था। फिर ये हुआ कि बहुत सारे लोगों की एक बातें नज़र आईं कि कोरोना जो है गर्मी में ख़त्म हो जाएगा, कोरोना गर्मी झेल वेल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि वो कोरोना के बस की बात भी नहीं है यहाँ की गर्मी को झेलना। तो आपने देखा होगा जैसे ही मार्च का एंड हुआ, अप्रैल की शुरुआत हुई, गर्मी बढ़ती गई, कोरोना का एक प्रचंड विस्फोट हमारे सामने नज़र आया और हम समझ भी नहीं पाए कि इतना भयानक कैसे हो गया, ऐसी कौन सी गलती हुई कि ये सब दिक्कतें सामने नज़र आने लगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक चाल है, कि चीन और अमेरिका की ये चाल है कि उसने इस वायरस को पैदा किया जानबूझकर और फिर उसके लिए दवाइयाँ बनाई ताकि उसको बाज़ार में बेच सकें
और बाज़ार में बेच के हम खूब अच्छे पैसे कमा सकें। तो अब इन महान गुरुओं के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, बस समझने की कोशिश है कि हम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और ये भी आपने सुना होगा कि ये जो ज़्यादातर लोग मर रहे हैं इसमें 5G स्पेक्ट्रम का मसला है। 5G स्पेक्ट्रम, 5G टेस्टिंग हो रही है जिसकी वजह से वेव्स निकल रही हैं और मौतें हो रही हैं। तो हमें इन सब गलत अफवाहों से बचना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए, आज जब कोई बीमारी शुरू होती है तो डायरेक्ट पूरी दुनिया में नहीं फैल जाती है। वो एक छोटे से शहर से शुरू होती है, फिर वो कई राज्यों को अपनी चपेट में लेती है, फिर पूरे मुल्क को चपेट में लेती है, फिर पूरे कायनात को चपेट में लेती है। तो जब कोई बीमारी किसी एक शहर, किसी राज्य तक महदूद रहती है, वहाँ से नहीं निकली होती है, तो WHO की परिभाषा में उसे आउटब्रेक कहते हैं। जब यही बीमारी कई राज्यों तक फैल जाती है या देश तक फैल जाती है अपने, तो उस बीमारी को हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। फिर यही बीमारी एक मुल्क से निकलकर कई मुल्कों तक पहुंच जाती है या पूरी कायनात में फैल जाती है, तो इसी बीमारी को हम लोग पैंडेमिक कहते हैं। तो इस समय कोरोना की सिचुएशन पैंडेमिक की कैटेगरी में रख दी गई है। अब इसको ख़त्म करने की बात कही जाए तो उस पे हम पॉइंट बाय पॉइंट हम चलते हैं। जब किसी बीमारी के केसेस किसी शहर में इतने बढ़ जाएं, मसलन अगर किसी शहर में 1000 बेड हैं, मैं छोटे शहर की बात कर रहा हूँ, और इन्फेक्टेड केसेस का संख्या जो है वो 10,000 हो, तो इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस पर कोई बात नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उसके कान खड़े क्यों नहीं हुए। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि कोरोना को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। आपने टीबी का नाम सुना होगा। ट्यूबरक्लोसिस 1798 में जब ये पहली बार आई, इसकी वैक्सीन बनी, तो वैक्सीन बनाने वाले जनरल एडवर्ड थे, जिन्होंने ये एक ऐसा इंसान है कि अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी की अगर जान बच पाई है किसी इंसान से, तो वो यही साहब हैं, एडवर्ड जनरल। इन्होंने 1798 में जब ये वैक्सीन की शुरुआत की, उसके 200 साल के बाद 1980 के आसपास होते हुए आते आते इस बीमारी को एलिमिनेट करने की कंडीशन में रख पाए। 2014 में WHO ने भारत को टीबी से एलिमिनेट होने की कैटेगरी में रखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक रेशियो होता है कि जिसमें हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है कि ये डेवलप है। 1 लाख आबादी में 300 बेड होना ज़रूरी होता है। यहाँ तो हमारा 50 बेड का भी रेशियो नहीं है। मैं किसी सरकार को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, ये एक कंडीशन जो हमारे सूरत हाल है हमारे मुल्क की, इसको मैं बयां कर रहा हूँ। और 160 देशों की सूची में हमारे देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 155वां नंबर है। ये भी एक सच्चाई की बात है। तो अब ये टीबी को ख़त्म करने के लिए लगातार प्रोग्राम चलाए गए, इसमें लगातार कोशिशें की गई। कोशिश करने के साथ साथ सरकार, गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जनता का भी एक बहुत बड़ा इसमें समझदारी का परिचय दिया, कि तब जाके एक लगातार कोशिशों के बाद इस टीबी से छुटकारा पाया गया। उसके लिए जो कोशिशें की गई वो भी आप समझ सकते हैं कि कितना आज भी ऐसा होता है कि टीबी डे एक मनाया जाता है, उसकी एक अलग संस्था है जिस पे हर साल एक विचार होता है, सोचा जाता है, साइंसदान अपनी बातें रखते हैं और इससे मुक्ति की बात करते थे। अब किसी बीमारी को हम एंडेमिक की कंडीशन तक कैसे ला सकते हैं? एक एंडेमिक की कंडीशन तब बोली जाती है कि एक बेसलाइन हो कि हाँ इतना है कि हम
यहाँ पर इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते थे, और अभी एक नॉर्मल वे में बना हुआ है और आता रहेगा जाता रहेगा, इस तरीके से चलता रहता है। तो बेसलाइन एक कंट्रोलिंग की स्टेज में रखने के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मसलन वो बीमारी है, हमने उसके वैक्सीन बना ली, हमने उस पर कंट्रोल हो गए, जितने हमारे शहर में बेड हैं उससे भी कम मरीज़ों की संख्या है, और हम जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं हम उसका ट्रीटमेंट भी कर ले रहे हैं और हम उसको ठीक भी करा ले जा रहे हैं। इसी बीच कोई नया वेरिएंट किसी दूसरे कंट्री से आ गया, मसलन वेरिएंट समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये आजकल सुनने होंगे कि ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया। तो इसको वेरिएंट आने का मतलब ये है कि जैसे कोई कोरोना है, कोरोना चल रहा है, उसका नया वेरिएंट आने का मतलब उसका जो नया वेरिएंट आया, जो एक हाथ था वो 2-3 हाथ उसके आ गए, अब उसमें लग के 2-3 टांगें निकल के चली आईं, एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भी चेंजिंग नज़र आती है। तो ये अगर हम किसी चीज़ को एंडेमिक की कंडीशन में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्टॉपिंग, अच्छा कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है, एक लेवल पर आती है, एक्सेप्टेबल होती है, और जिसमें आपको बहुत फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। और आपने देखा होगा कि जब इसी साल 2021 में 7 मार्च को दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने ये घोषणा कर दी थी कि कोरोना जो है हमारे देश से एलिमिनेट कर चुका है, तो उनको शायद ये ख़बर नहीं थी या जानकारी नहीं थी, मैं इस पर कोई बातें नहीं करूँगा। फिर आपने देखा होगा कि एलिमिनेट कह देने का मतलब ये हो गया था कि ज़्यादातर वहाँ के हॉस्पिटल छोटे बड़े सभी से बोल दिया गया था कि अपना आप लोग अब काम करिए, कोविड से नॉन कोविड में भी अपने हॉस्पिटल को बदल लीजिए, और जिसका जो सेगमेंट है उस हिसाब से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कोरोना जो है अब इस देश से एलिमिनेट कर चुका है। फिर अचानक अप्रैल की शुरुआत, मार्च के लास्ट एंड तक जिस तरीके से कोरोना का विस्फोट हुआ। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ दुनिया से लुप्त हुई है, बाकी कोई बीमारी नहीं है जो दुनिया से लुप्त हुई हो, चाहे कोरोना का वायरस हो, चाहे मलेरिया का मच्छर हो, टीबी हो। ऐसी 14 बीमारियां हैं जो कि अभी भी उसके कहीं ना कहीं केसेस जो कि कंटेजियस की कैटेगरी में रखे गए हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं दुनिया में उसके केसेस किसी न किसी शहर में नज़र आते हैं। ये पैथोजन, ये रोगाणु हमारे साथ रहते हैं और कोहराम मचाते हैं, हम इनके साथ एडजस्ट करते हैं, कभी ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हम उनके लिए एक सिस्टम बना रखते हैं, एक अजीब सा रिश्ता बना होता है, थोड़ा सा परेशान करते हैं, हम मैनेज कर लेते हैं और इसी तरीके से मामला चलता फिरता रहता है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि कोविड-19 एलिमिनेट हो जाए तो ये समझ लीजिए कि 25-30 सालों में ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? कोविड भारत से एलिमिनेट क्यों नहीं हो पाएगा, इस पे कुछ हम बातें करते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि हम 18 साल से कम उम्र के लोगों को अभी वैक्सीन लगाने की कंडीशन में ही नहीं है। 18 साल से कम उम्र में हमारे भारत में इनकी तादाद 33% है। 33% के हिसाब से 45 करोड़ के आसपास लगभग ये आबादी नज़र आती है। जब इनको लगेगी नहीं तो फिर उस पर हम इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है सबसे बड़ा मसला कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन है वो वॉलेंट्री है, स्वैच्छिक है, जिसकी मर्ज़ी हो लगवाना हो लगवाए, जिसकी मर्ज़ी लगवाना हो ना लगवाए। तो ऐसी भी ये ज़रूरी नहीं होता है कि 137 करोड़ की आबादी है तो 137 करोड़ की आबादी को हम वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर ही पाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल है, ये एक चैलेंजिंग भरा काम है जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि कोरोना को कंट्रोल की स्टेज पे ला सकते हैं। कंट्रोल में लाने का मतलब ये है कि उसे हम एंडेमिक की कंडीशन तक ले आएँ, कि मतलब लगभग ख़त्म की कंडीशन में हो। अब 1 लाख की आबादी में जब 300 बेड की ज़रूरत होती है और हमारे देश में सिर्फ 85 बेड ही मुहैया हैं, तो ये भी एक बहुत बड़े सोचने की बात है कि इसमें भी हम अपने आप को थोड़ा सा और मुल्कों से मेडिकल फैसिलिटी में अच्छा नंबर लाएं। तो उसके बाद नेक्स्ट एक ज़रूरत है कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करने की। अब ये
हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि अगर एक देश में जितनी भी आबादी हो, उस देश के 70% लोगों को इम्यूनाइजेशन हो जाना चाहिए, एंटीबॉडी तैयार हो जानी चाहिए उस बैक्टीरिया, उस वायरस से लड़ने के लिए जिस बीमारी से हम जूझ रहे होते हैं। तो जब 70% लोगों को हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो एक ये माहौल बन जाता है कि लगभग ये दिक्कतें। हम बातें करते हैं कि कुल मिला के सरकार को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर जीनोम सीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि हम वैक्सीन तो कर रहे हैं, प्रॉपर रेगुलर वे में कराते चले जा रहे हैं, मगर हमको ये नहीं पता चलता है कि इसी वायरस का कोई नया वेरिएंट आ गया है। तो प्रॉपर जीनोम सीक्वेंसी से ये होता है कि कम से कम 5% आबादी को जीनोम सीक्वेंसी की जाए, जिससे पता लग सके कि कोई नया वेरिएंट, कोई नया केसेस तो हमारे सामने नहीं नज़र आ रहा है। तो पता चला हम एक बीमारी से जूझ रहे हैं, नया आ गया और उससे हम एक लिपट नहीं पा रहे हैं, दूसरा आ गया, दूसरे से लिपट रहे हैं, तीसरी वेव में तीसरी चीज़ चली आ रही है। तो इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा और जानना होगा, जिसके लिए सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा सरकार का जो सबसे बड़ा स्टेप लेना होगा वो क्विक वैक्सीनेशन में ये है कि जितनी जल्द हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को हम वैक्सीनेशन करा दें, जिससे कि उनके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, तो वो बिना मास्क, बिना सैनिटाइज़र के कहीं भी जा सकें। अब देखिए, इजराइल ने लगभग अपनी 50% आबादी को 2 डोजेस पूरी करा दी और वो ये कह रहा है कि आप आज़ादी से घूमिए, आज़ादी से कहीं भी जाइए, अब आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे लगता है कि अपने देश में कि बिना मास्क, अक्सर जिससे भी बातें करो, कहीं पर भी बातें करो, तो उसका बस यही एक सवाल होता है कि कब इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा, कब ये बीमारी हमारे देश से, दुनिया से गायब होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इन चीज़ों पे हम अमल करेंगे तो शायद हम इससे छुटकारा भी पा सकेंगे, नहीं तो फिर ये सुनहरा सपना है, हम देखते रहेंगे और ये कभी भी हमारी ज़िंदगी में पूरा नहीं होने वाला है। क्विक वैक्सीन में दिक्कतें जो भी आ रही हैं उस पर हम ध्यान दें, हम उसके बारे में वैक्सीन के फ़ायदे बताएं, वैक्सीन क्या चीज़ होती है, कैसे ये काम करेगी। जैसा कि आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया है कि वैक्सीन क्या है, कैसे काम करती है। तो उस पर हम लोग अमलदराजी करें, दूसरों को भी बताएं, उनको भी मोटिवेट करें कि ताकि वो वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएँ। कहीं पे ये सुनाई दिया है कि रूमर है कि भाई वो वैक्सीन लगवाई, उनको बुखार आया और वो उनकी डेथ हो गई। तो ज़रा ये सोचिए कि 10,000 लोगों को वैक्सीन लगी, 10,000 वैक्सीन में किसी एक को कोई बुखार आया, हो सकता हो कि उसका वक्त मुकर्रर हो, या हो सकता हो कि किसी और चीज़ से उसकी डेथ हो, तो ये डाल दिया गया कि वैक्सीन की वजह से। बाकी 9,999 लोग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं वो ठीक हो गए, उसका आंकड़ा हमारे सामने नहीं रखा जाता, ना हमारे जहन में आता है, जिससे हम बहुत कंफ्यूज होते हैं और दूसरे लोगों को भी कंफ्यूज कराते हैं उस एक आंकड़े को लेकर। दूसरा नेक्स्ट होता है, कभी कदार लोगों को ये होता है कि जिम जा रहे हैं, बॉडी बिल्डर हैं, 25-26 साल के हैं, जवान है, अरे भाई मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तो बड़ा स्ट्रांग हूँ। तो ये कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ हो, तो लिहाजा इस चीज़ों को ध्यान रखें कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं और पूरी कोशिश ये करें कि कोई बहुत बड़े इवेंट का इंतज़ाम ना करें, कोई प्रोग्राम ना करें जिससे कि लोगों की गैदरिंग इकट्ठा हो, जिससे भी कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन आके उस चीज़ को फैला दें। हमारी अपनी एक डॉक्टर होने के नाते ये भी मेरा एक मशवरा है कि अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर से एडवाइस मांगी जाती है, बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स आते हैं, अपने सलाह को रखते हैं, मगर डॉक्टरों को लगने लगा कि मेरी बातों को दरकिनार कर दिया जाता है और मेरी कोई बात की वजूद ही नहीं है, बाकी प्रशासन और शासन जो चाहता है वो करता है। तो प्रशासन और शासन से भी ये चीज़ें कहनी है, सरकारों से भी कहनी है कि डॉक्टर की बातों को भी सीरियस लिया जाए, वो जो कह रहे हैं उनकी बातों को सुनें, उस पर अमल करने की कोशिश करें।
ये ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर बोल रहा है वो सारी की सारी बातें सही हैं। वो अपना कमेटी बना के जिस फॉर्म में उससे कैलकुलेट करके निकालना चाहें कि इतनी बातें सही हैं और इस पे अमल करना हमारे लिए बेहतर होगा, जिससे कि कंट्रोल पाया जा सके, तो उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। अब ये तो बातें हो गई सरकार की। अब हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं कि हम इसमें अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। तो सबसे पहले क्या होता है कि वैक्सीन लगवाएं, जितनी जल्द हो सके वैक्सीन लगवाने की पूरी कोशिश करें कि इससे क्या होगा कि हम इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होगी और हम कोरोना से फाइट कर सकेंगे। दूसरा ये है कि बिना ज़रूरत कोई भी चीज़ें हो कि मतलब 2-3 दिन में बोर हो गए, मन कर रहा है घूमने का, कहीं पार्क में, कहीं रोड पे बाइकिंग ड्राइविंग, इससे कोशिश करें बचें। कुछ दिन तक अपनी ज़िंदगी की खातिर ये काम ना करें, बिल्कुल मत निकलें। कोविड प्रोटोकॉल की पूरी कोशिश करें, जैसा कि गाइडलाइन आती रहती WHO की, सरकार की, कि 6 गज की दूरी, बहुत 1.5 सालों से आप लोग सुन रहे हैं 6 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इन सब चीज़ों का पालन करें, जिससे कि हम लोग इस बीमारी पे कंट्रोल पा सकें। और एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें ज़रूरी नहीं कि हर समय सिर्फ मौत और लाशों का और चिताओं की बातें करें। पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखने से भी क्या होता है कि हमारे जहन में वो सब चीज़ें नहीं चलती हैं जिससे हम खौफ खाते हैं। कभी कदार आजकल ज़्यादातर लोगों को ये जहन में लगने लगा है कि अभी पिछला एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि भाई अब तो कोरोना हो गया, बचना बहुत मुश्किल है, उनके जहन में बातें आती हैं। तो ये तभी होती हैं जब हम लगातार कंटिन्यू हमारे आसपास एक माहौल क्रिएट होता है कि लाशें, मौतें बह रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं। थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा हंसी मजाक भी करें अपनी फैमिली में रहकर। तो इन सब चीज़ों की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, तो ये करना चाहिए। दूसरा जो एक लास्ट और आखिरी सारी बातें मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसमें कोशिश करें कि चीज़ों से, जो ऐसी वीडियो हैं जिसमें निगेटिविटी ज़्यादा है, उनसे बचने की कोशिश करें। ठीक है, मुझे पता है कि हाँ मौतें हो रही हैं, मौत होने के बाद चिता जलेगा, लाशें बहेंगी, हो रही हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अपने एक समझदारी का परिचय देते हुए इन सब चीज़ों पे कोरोना को ख़त्म करने का ज़िम्मा उठाएं। अगर हमने कोरोना को बढ़ाया नहीं है तो घटाने में भी इसका योगदान करें। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ताकि नई वीडियो जब आए तो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।